ओके, तो आर्थोपेडिक डिजीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बर्साइटिस। सो बर्साइटिस के अलावा मैंने ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उसको मैंने कवर कर दिए हैं। तो उसका एक जो प्लेलिस्ट है वो मेरे पेज पे ऑलरेडी डेवलप है, तो आप सबसे पहले जाइए उन सारे वीडियोस से गो थ्रू करिए। एंड अब हम इसको पढ़ते हैं, लाइक व्हाट इज़ बर्साइटिस। सो बर्साइटिस को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बर्सा क्या होता है। सो बर्सा जो होता है वो एक तरह का सैक लाइक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक कुशन का काम करता है जॉइंट्स के बीच में। कुशन इन द सेंस जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो दो बोन्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन मतलब जो फ्रिक्शन का मतलब होता है टकराव। अगर इन दो बोन्स में टकराव ना हो तो उसका एक कारण होता है बर्सा। मीन्स बर्सा ही जो होता है वो एक तरह का कुशन का इसमें काम करता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कुशन का काम करता है कि इन दोनों वो होते हैं बोन्स होते हैं उनमें किसी तरह का टकराव ना हो, वो आपस में लड़े ना। सो ये काम है बर्सा का। ओके, तो आई होप सो कि आप लोग को बर्सा क्लियर हो गया होगा कि बर्सा क्या है। सो व्हाट इज़ बर्साइटिस? सो इट इज़ नथिंग बट एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा। अगर इसी बर्सा में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या तो इरिटेशन डेवलप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बर्साइटिस। Also, bursitis is characterized by a painful inflammation and irritation of the soft, fluid-filled sac-like structure that covers and cushions the movement of the bones, tendons, and muscles near the joint. So, ये था bursitis का डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में। सो एटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। तो अब जान लेते हैं इसके कारण कौन कौन से हैं, लाइक बर्साइटिस होने के कॉज कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट ट्रॉमा। मतलब डायरेक्ट ट्रॉमा का क्या मतलब है? मतलब जहाँ पे बर्सा प्रेजेंट होता है, जिन जिन जॉइंट में बर्सा प्रेजेंट होता है, अगर उन जॉइंट्स में किसी भी तरीके का चोट लग जाता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रॉमा। जॉइंट पे किसी भी तरह का चोट लगना होता है डायरेक्ट ट्रॉमा। अगर जॉइंट पे किसी भी तरीके का चोट लग गया तो उसके वजह से बर्साइटिस डेवलप हो सकता है। उसके अलावा मैकेनिकल ओवरलोड। पर्टिकुलर जॉइंट पे अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा मसल्स का ओवरलोड हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें किसी भी तरीके का, लाइक अगर आप जिम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जॉइंट पे अगर लोड बढ़ गया है तो उसके वजह से भी बर्साइटिस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ मसल ओवर यूज़। मसल ओवर यूज़ ज़्यादा अगर वर्कआउट की वजह से या जिम की वजह से अगर मसल्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है तो उसकी वजह से भी बर्साइटिस हो सकता है। उसके अलावा कंप्रेशन ऑफ द टेंडन्स में अगर किसी तरीके की कंप्रेशन आ जाती है तो उसके वजह से भी हो सकता है। फीमेल जेंडर में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओबेसिटी, एक मोटापा एक तरह का इसका कारण हो सकता है। इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रॉनिक, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस या तो कोई भी बोन इन्फेक्शन अगर होता है तो उसकी वजह से भी बर्साइटिस हो सकती है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर सच एज आर ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से भी बर्साइटिस होने के जो कारण होते हैं वो हो सकते हैं। सो ये था इसका कॉज। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, लाइक कौन कौन से पीपल्स हैं जो इस डिज़ीज़ के होने के सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है। सो फर्स्ट वन इज़ एज में हम पढ़ लेते हैं, लाइक बर्साइटिस बिकम्स मोर कॉमन विथ एजिंग। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, उनमें बर्साइटिस होने के चांस और डेवलप होते हैं। सेकेंड वन इज़ ऑक्यूपेशन। गार्डनिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो ऑक्यूपेशंस आते हैं उनके अंदर बर्साइटिस होने के खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ मेडिकल हिस्ट्री, किसी की मेडिकल हिस्ट्री लाइक उसको पहले से अगर बर्साइटिस हो चुका रहता है तो उनमें भी एक चांस होता है कि बर्साइटिस हो जाए। उसके अलावा जिन्हें गाउट या तो डायबिटीज़ है, सिस्टमिक डिजीज़ है, उनको भी ये डिज़ीज़ होने के सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं। ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब जान लेते हैं इसके कॉमन साइट कि कहाँ कहाँ पे बर्साइटिस हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ शोल्डर में बर्साइटिस हो सकता है। सेकेंड वन इज़ हिप जॉइंट के अंदर हो सकता है। उसके अलावा नी जॉइंट के अंदर बर्साइटिस हो सकता है। उसके अलावा एल्बो जॉइंट। तो ये चार जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स होते हैं इनमें बर्साइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब जान लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि बर्साइटिस होने के बाद कौन कौन से जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन के अंदर दिखाई देते हैं। सो पर्टिकुलर जॉइंट जहाँ पे बर्साइटिस हुआ है उसके आसपास पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलता है एंड पेनफुल एंड रिड्यूस्ड जॉइंट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अगर नी जॉइंट में बर्साइटिस हुआ है तो वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, वहाँ पे टेंडरनेस फील होगा और जो नी जॉइंट का जो फुल रेंज ऑफ मोशन होगा वो पेनफुल हो जाएगा और उसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो कम भी हो जाएगा। सो ये था उसका साइन और सिम्टम्स ऑफ बर्साइटिस। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में।
फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, इमेजिंग टेस्ट में हम एक्सरे करवाते हैं, साथ ही साथ लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ओके, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं पर्टिकुलर जॉइंट का, एक्सरे कराते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाता है बर्साइटिस की डायग्नोसिस, और लैब टेस्ट कराते हैं। ओके, सो ये था इसका डायग्नोसिस। अब जान लेते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सीधा सीधा ये मतलब है कि एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ से हमें कंफ्यूज करे। लाइक उसी तरीके के साइन और सिम्टम्स दूसरे डिजीज़ के भी होंगे और उसके भी होंगे, बट जो डिजीज़ होगा वो नहीं होगा। ये होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, मतलब दो बीमारियाँ जो आपस में कंफ्यूज करती हैं। सो टेंडिनाइटिस इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, सेलुलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इन तीनों डिजीज़ के भी जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट में हम एनाल्जेसिक्स देते हैं फॉर पेन रिलीफ, NSAID देते हैं फॉर इन्फ्लेमेशन, एंड फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। ओके, सो ये था बर्साइटिस का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।